नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन लेना भी चाहते हैं, आप नए निवेशक, किसान या फिर ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पे सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट, एक्सपर्ट्स आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। फेड के आउटकम से पहले कच्चे तेल में उतार चढ़ाव। पिछले हफ्ते की बड़ी गिरावट के बाद कच्चे तेल में निचले स्तरों से हल्की खरीदारी, लेकिन ब्रेंट का भाव अब भी $100 के ऊपर तो WTI का नीचे। डिमांड बढ़ने से अमेरिका में 5 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचे नेचुरल गैस के भाव। पिछले हफ्ते 50,000 के नीचे फिसलने के बाद सोने में निचले स्तरों से खरीदारी, लेकिन डॉलर में मजबूती से ऊपरी स्तरों पर दबाव। बाजार को फेड के आउटकम का इंतजार। डॉलर में मजबूती और चीन में मांग गिरने से बेस मेटल्स पर भी दबाव। एलएमई पर मार्च से अब तक 30% लुढ़का कॉपर। केंद्रीय बैंकों के ब्याज दरों से लगातार बढ़ोतरी से बना दबाव। केरल में 7 हफ्ते के निचले लेवल्स पे फिसला रबर का भाव। स्टॉकिस्ट और बल्क बायर्स की तरफ से मांग गिरने से कीमतों पर दबाव। भारी बारिश का भी पड़ा असर। अगले 2 से 3 दिनों की भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान, एमपी और गुजरात में ग्वार और सोयाबीन की फसलों पर असर, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में औसत से कम बारिश से धान की बुआई अब भी पिछड़ी। हमारे साथ हैं एंजल वन के प्रथमेश माल्या और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को सिर्फ और सिर्फ यूएस फेड की मीटिंग का इस हफ्ते इंतजार है, उससे पहले कैसे करें ट्रेड्स? गुड इवनिंग मनीषा। क्लियरली आउटकम जो है वो इवेंट बेस्ड है, तो वोलेटिलिटी जो है कमोडिटी में जारी रहेगी। बट येस, अगर ट्रेड का अगर डायरेक्शन है तो 2 कमोडिटी में सलाह रहेगी यहाँ पर। पहले तो क्रूड में, बिकॉज वोलेटिलिटी ज़्यादा है, उसमें आपको मैक्सिमाइज करना चाहिए ट्रेड का इम्पैक्ट, और क्रूड अगस्त वायदा बाय करने की सलाह रहेगी। 7570 एंट्री पॉइंट रहेगा, 7490 स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 7730 के लिए रहेंगे। वैसे ही नेचुरल गैस में अगेन वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में भी यहाँ पे 663 के आसपास बाय करना होगा, 650 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 689 के लिए रहेंगे। ये तो बात हुई कच्चे तेल और नेचुरल गैस में, और रूपा एग्री कमोडिटीज में कैसे देखती हैं आप ट्रेंड्स? देखिए, अभी एडिबल ऑयल पैक के ऊपर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके चलते कैस्टर सीड में हमें लग रहा है कि ऊपरी स्तरों से एक बार दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो करंट लेवल पर 7240 से 60 की रेंज में कैस्टर में बिकवाली किया जा सकता है, और नीचे में 7180 से लेकर 7160 का लेवल देखने को मिल सकता है। वहीं 7280 का एक स्टॉप लॉस लगाकर चला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ग्वार के अंदर अच्छा प्रेशर दिखाई दे रहा है और लगातार हम करेक्शन आते हुए देख रहे हैं, तो इसके तहत लगता है कि ग्वार के अंदर बिकवाली बढ़ सकती है। इनफैक्ट गम जो है वो 9000 के नीचे एक बार लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है, और सीड भी 5000 के आसपास आ सकता है। तो करंट लेवल्स पर ग्वार के अंदर भी बिकवाली किया जा सकता है, और नीचे में 9000 8800 तक का स्तर एक बार एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, यानी मुनाफा वसूली यहाँ पर एग्री कमोडिटीज में जारी रह सकती है, एंड विद इन दैट ऑल्सो गुआर पर आपकी यहाँ पर नजर रखनी चाहिए। एक्चुअली अगर 1 जून से 20 जुलाई के बीच में अगर आप बारिश देखें तो देश में मानसून का प्रदर्शन अब तक ओवरऑल तो अच्छा ही है। अब तक औसत के करीब 11% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन मानसून की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात करें तो कुछ इलाकों में भारी बारिश है और कईयों में अभी भी कम काफी बारिश, जिसका असर बुआई पे देखने को मिला है। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में बारिश कम रहने से धान की बुआई इन इलाकों में पिछड़ी है। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में औसत से काफी अधिक बारिश से सोयाबीन और गुआर की बुआई में भी थोड़ी सी खराबी या डैमेज की खबरें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में भारी बारिश से करीब गुआर की बुआई जो है वो 25% यहां पर फसल खराब हुई है। महाराष्ट्र और एमपी के कई इलाकों में सोयाबीन की फिर से बुआई करनी पड़ सकती है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फॉर्मर एग्री सेक्रेटरी एंड आर्कस पॉलिसी रिसर्च के प्रमोटर सिराज हुसैन जी, साथ ही साथ सोपा के इंडिया के ईडी DN पाठक हमारे साथ हैं, और तनुश्री एक्सपोर्ट के रमेश पटवा भी हमारे साथ यहां पर फोन लाइन पर जुड़े हैं। पहले तो कमोडिटीज इन स्पेसिफिक की यहां पर बात कर लेते हैं, और पटवा जी, आप कैसे देखते हैं गुआर की बुआई, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो लेटेस्ट नंबर्स हैं बताते हैं कि 25% यहां पर कमी रह सकती है।
देखिए मनीषा जी, सबसे बड़ी बात है कि समय पर बरसात होने से जो ग्वार की बिजाई जो अंतिम लास्ट में 25 जुलाई से 15 अगस्त तक होती है, जी। वो पहले बिफोर बरसात होने से सब आइटम की बिजाई हो गई, जिसमें बाजरा भी है, मोट भी है, नरमा कपास भी है, तिल भी है, सब जगह की बिजाई होने से ग्वार का कारपेट एरिया इस साल बढ़ने की जगह अभी तक जो 19 जुलाई के राजस्थान के जो रिकॉर्ड आए हैं उसके हिसाब से अभी तक 600,000 हेक्टेयर में कमी है पिछले साल 2394,000 हेक्टेयर के मुकाबले में। ओके। चलो ये भी मान लेते हैं हो भी जाएगी, तो फिर भी पिछले साल से ये बिजाई ज्यादा नहीं होकर सबसे बड़ी बात यह है इसमें अभी कि अभी 30 लाख बोरी ग्वार की डिमांड रहेगी नया माल आने से पहले। और सबसे बड़ी मैं आपके दर्शकों को एक सूचना देना चाहता हूं कि 2013 से लगा के 2015 तक 3 करोड़ बोरी का ग्वार बैलेंस था, वो इस साल 20 लाख बोरी भी ग्वार कम बैलेंस रहने वाला नहीं है और डिमांड 1.5 करोड़ बोरी की रहने वाली है। और सामने अगर प्रोडक्शन अभी हवाई है, क्योंकि अभी ग्वार के दो पत्ते पान के आए हैं, अभी उसको 15 से 20 अगस्त के बीच में एक बरसात चाहिएगी, फिर एक 15 से 20 सितंबर के बीच में एक और बरसात चाहिएगी, तब जाकर कोई ग्वार पैदा बीरानी एरिया में होगा। रही नहरी बेल्ट की बात, तो नहरी बेल्ट के अंदर जो बिजाई हुई है उसके अंदर 25 से 30% जो है जो जमीन कड़ी जमीन है जहाँ पर कि पानी जमीन सोख नहीं सकती है, उसके अंदर पानी का भराव होने से पौधे के अंदर खराबी आ गई, पौधा गल गए, पत्ते पीले पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पौधे की जो हाइट है जी। वो 3 से 4 फुट ऊंचाई पर चली गई है, क्योंकि वो पौधा हरा हरा दिख रहा है। लेकिन उसमें क्या है कि हमारे जोधपुर में कहावत है कि एक तरह से कि नारियल का पेड़ की तरह पेड़ ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर जाकर कुछ फल लगता है। तो इस कारण से इसमें भी बहुत बड़ी आगे जाके ईल्ड की कमजोरी आएगी। अच्छा। उतारा कम आएगा, ईल्ड कम आएगी, क्योंकि जो फलियां नीचे से ग्वार की 1 फुट 1.5 फुट से लगनी चाहिए थी 5 फुट तक, वो जाकर ऊपर में 4 फुट से लगा के 6 फुट पर लगेगी। तो जो उसका बीच का जो गैप है, वो गैप के अंदर क्या फलियां कम लगने से ईल्ड कम आएगी। Okay. ये सबसे बड़ी बात मैं आपको दर्शकों को बताता हूँ। फिर ये भी बताता हूँ कि अभी फिजिकल मार्केट के अंदर हाँ जी। गम जोधपुर के अंदर 200 प्लस बिक रहा है, गुजरात के अंदर 450 प्लस बिक रहा है, हरियाणा का। और ये मतलब फिजिकल माल में बड़ी शॉर्टेज आ गई है। Okay. और ये जो हेजर था, वो हेजर 90% माल बाजार में बेचकर और ये जो बरसात को देखकर सट्टे बेचने वालों का माल लेकर वो अपना आम का आम और गुठली के दाम ब्याज के साथ में उनको एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलने से बाजार में से गम और ग्वार जो कंपनियों के हैं, चाहे वो एडलवाइज कंपनी के हो, चाहे अपने एडलवाइज तो बंद हो गई, सॉरी, एयरटेल के दूसरे लोगों का हो, उन सबका माल एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलने से और ब्याज की बचत होने से 29,500 टन गम जो एनसीडेक्स में था वो आज की तारीख में 19,000 के अंदर है। Okay. बड़े बड़े ये कम्युनिटी वाले हैं, कंपनी वाले हैं, दीनदयाल कम्युनिटी जिसके पास 2500 टन गम हाइजिंग में था, वो भी आज मिल हो रहे हैं। तो इस तरह से भविष्य इसका उज्जवल है। आज मैं गारंटी के साथ आपके दर्शकों को कह सकता हूँ कि आप सोना चांदी और जमीन के अंदर 1 साल 1.5 साल में डबल पैसा नहीं ले सकते हो, इस ग्वार के में डबल पैसा ले सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट इसको फिजिकल में माल में करना होगा। हाँ जी। और थोड़ा समझ के करना होगा आपको। गारंटी से पिछली साल भी मैंने कहा था कि 62-63 के गम को आपको 6 महीने में डबल पैसे मिलेंगे और वो हुआ। और अभी भी मैं कह रहा हूं, जिस तरह से आपने जो फंडामेंटल्स बताए हैं वो भी यहाँ पर काफी पॉजिटिव हैं। जैसे आपने कहा बुआई इतनी ज्यादा नहीं हुई है, पिछले साल के मुकाबले शायद कम हो, ईल्ड्स की भी दिक्कत है, फिजिकल शॉर्टेज की भी दिक्कत है, तो काफी सारे फैक्टर्स वहां पर हैं जो यहाँ पर सपोर्टिव रह सकते हैं। मिस्टर पाठक, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सोयाबीन एक और यहाँ पर थोड़ी सी चिंता बनती हुई नजर आई है। बुआई का इलाका तो हमने ठीक ठाक आता हुआ देखा, लेकिन जिस तरह की फिर से बारिश हुई है काफी इलाकों में फिर से चिंताएं हैं। लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट्स एज ऑफ नाउ सोपा के पास क्या हैं? देखिए, मैं अभी महाराष्ट्र के एक लंबे टूर से कल लौटा हूँ, जिसमें काफी बड़ा एरिया मैंने कवर किया है। डेफिनेटली कुछ एरिया में पानी भर गया है जो लो लाइंग एरिया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पे कुछ एरिया सोयाबीन का खराब होने की उम्मीद है। ऐसा हो सकता है कि थोड़े एरिया में बुआई दोबारा करनी पड़े। मध्य प्रदेश में जरूर मुझे लगता है कि पिछले साल के मुकाबले कुछ पिछड़ रहा है सोइंग। जो मेरी रिपोर्ट है अभी तक की वो 115 लाख हेक्टेयर है, सरकार के 109 है। तो बुआई जैसे पिछले 120 लाख हेक्टेयर मैंने बोला था पिछले साल थी सोपा का आंकड़ा। अब या तो हम वहां तक पहुंचेंगे या थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। मैं जो उम्मीद कर रहा था कि 5-7% बढ़ेगा, वो अभी
थोड़ा डाइसी लग रहा है कि शायद एरिया 5-7% बढ़ने की उम्मीद अब मुझे नहीं लग रही है। जहां तक फसल का सवाल है, अभी कोई मुझे ना तो कहीं पे कोई बीमारी दिखी है, ना कोई मेजर खराबी दिखी है। कुछ पत्ते पीले पड़े मैंने महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, कहाँ थोड़ा पीला पड़ गया है, यहाँ पानी भरा हुआ है। अगर कंटिन्यूअस बारिश होती है अभी भी तो डेफिनेटली वो फसल बिल्कुल खराब हो जाएगी। अगर अभी भी सूख जाता है, जैसे मैं नांदेड़ में था परसों, वहां 2 दिन से बारिश बंद थी, तो ऐसा लग रहा था कि पानी निकल जाएगा। और सोयाबीन की फसल बहुत वर्सटाइल है, जब तक इसको बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो तब तक ये खड़ी रहती है, चालू रहती है। तो मैं बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं हूं इस वक्त, सिवाय इसके कि जो मैं बढ़ने की उम्मीद कर रहा था एरिया, वो मुझे लगता है शायद अब बढ़ नहीं पाएगा। पाठक जी, और जैसे एमपी में कहा जा रहा है कि 29 जुलाई तक यहाँ पर अभी भी ज्यादा बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र में आपने कहा ऑलरेडी यहाँ पर दिक्कतें हैं। जो बुआई का इलाका है वो बढ़ने वाला तो नहीं है, लेकिन कितना घट सकता है और किस तरह की मे बी बहुत अर्ली डेज हैं, लेकिन आपको लगता है कि पिछले साल के मुकाबले फसल भी थोड़ी कम ही रहे शायद? मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि 115 जैसे मैं बोलूं कि अभी बुआई हो चुकी है ऑलरेडी। ये जैसे पिछले साल 120 थी, तो अभी जब मैं दोबारा इसको देखेंगे, हम अभी रिवीजन करेंगे और जो रिसोइंग की उम्मीद कहीं कहीं लग रही है, वो जब होगी तब आंकड़ा देखेंगे। अगर 1-2 लाख हेक्टेयर एरिया घट भी जाएगा तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ईल्ड का पता अभी तो अगस्त सितंबर में बारिश कैसी होती है, मौसम कैसा रहता है, उससे पता लगेगा। अभी मुझे लगता है कि कोई चिंता का विषय नहीं है। पिछले साल के मुकाबले फसल जो है उतनी ही या उसके आसपास ही रहने की उम्मीद है, अगर अगस्त में सितंबर में मौसम ठीक रहा तो। यानी कि ठीक ठाक रहे, इसकी एज ऑफ नाउ यहाँ पर चिंता ज्यादा है। बहुत एक्साटिक यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं कर रहा कि यहाँ पिछले साल के मुकाबले कोई बहुत बड़ा नंबर चेंज हमने होता हुआ देखा हो। सिराज जी, पहले तो ओवरऑल आपका व्यू इसी पे लेना चाहेंगे कि जैसे हमने मानसून की शुरुआत की थी कि हाँ बुआई बेहतर होने की उम्मीद है, रिकॉर्ड नंबर्स की उम्मीद भी है, वो तो अब यहाँ पर क्लियरली डिसअपियर हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि अच्छी खबर क्या है। मैं समझता हूँ कि देश के जिन हिस्सों में आमतौर पे बारिश कम होती है उन सब डिविजन्स में अच्छी बारिश हुई है। तो मैं कहूँगा कि तेलंगाना, रायलसीमा वगैरह, नॉर्थ कर्नाटका, ये सब अच्छी खबर है। उन इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। जो रेन फेड एरियाज हैं, मुझे लगता है कि वहां पर दालों की अच्छी फसल होगी। जो सबसे ज्यादा खराब हालत इस वक्त है वो है उत्तर प्रदेश की। देखिए, हुआ ये है कि 7 हफ्ते हो चुके हैं 20 तारीख तक। 20 तारीख तक 7 हफ्तों में सिर्फ 1 हफ्ता ऐसा है जिसमें यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट में नॉर्मल बारिश हुई है। बाकी किसी भी हफ्ते में वहां नॉर्मल बारिश नहीं हुई है। और जो हमारे दोस्त अहबाब मुख्तलिफ जिलों में धान उगाते हैं, वो बता रहे हैं कि धान की नर्सरियों से वो ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जगह हुआ है जहाँ थोड़ी बहुत बारिश हुई है, मगर अक्सर व बेशतर हम कह सकते हैं कि धान की फसल कम होगी। और एक चीज और कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का पोर्टल है, जहां पर प्रोग्रेस होती है सोइंग की, उस पोर्टल में वो धान की प्रोग्रेस दिखा नहीं रहा है 20 तारीख तक की। तो ये मालूम नहीं हो पा रहा है कि स्टेट वाइज धान की सोइंग की क्या स्थिति है। मुझे याद है सिराजी, जब आपसे पहले बात हुई थी तो आपने कहा था अर्ली डेज हैं, शायद यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो सकती है, बदल सकती है। अब तो हम जुलाई के एंड में आ गए हैं, ज्यादातर बुआई इस वक्त खत्म हो जाती है, ज्यादातर बुआई, लेकिन अब हमने यहाँ पर एक्सटेंड होते हुए देखी है। आपको लगता है अभी भी ये नंबर्स बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि फाइनल फिगर्स तो अभी भी यहाँ से नहीं है? देखिए, जिन लोगों ने धान की रुपाई कर ली है, अगर बारिश हो जाती है और बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रहता है तो उनकी फसल मैं कह सकता हूं कि तकरीबन ठीक रहेगी। थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा। लेकिन जहां धान की रुपाई बिल्कुल नहीं हुई है या शुरू में हो गई थी धान की रुपाई और उसके बाद से बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, तो वो तो नर्सरी खराब हो जाएगी और धान की फसल में लॉस होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सोन एरिया दिख रहा है वो भी उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं देगा अगर बारिश कम हुई है। लेकिन ये स्थिति उत्तर प्रदेश की है। अगर हम बिहार, बंगाल को देखें तो वहां पर क्योंकि एवरेज रेनफॉल ज्यादा है और वहां करीब करीब 200-250 मिलीमीटर बारिश हो गई है, तो उनकी स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी कि यूपी की खराब है। यूपी ईस्ट, यूपी वेस्ट दोनों की स्थिति खराब है बनिस्बत बिहार, झारखंड, बंगाल के।
जी, जैसे आपने कहा कि दालों की बुआई तो यहाँ पर अच्छी हुई है, पाठक जी कह रहे हैं कि हाँ सोयाबीन वगैरह भी ठीक ठाक ही है पिछले साल के मुकाबले, उतने तो हम पहुंच ही जाएंगे। यहाँ पर गुआर में चिंताएं हैं ही, पटवा जी ने जैसे कहा, तो सभी तरीके सभी जगह कुछ कुछ आप कहेंगे कंसर्न्स हैं फिलहाल। और इन्फ्लेशन की चिंताओं को देखते हुए या जैसे हमने पहले भाव इतने बढ़ते हुए देखे हैं, आपको लगता है कि फिर थोड़ी सी कंसर्न फिर बनती हुई दिख रही है? देखिए, इन्फ्लेशन मुझे लगता है कि अब ईज आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर यूक्रेन और रशिया का गेहूं एक्सपोर्ट होने लगा और इसके अलावा जो वहाँ बाकी क्रॉप्स हैं, ऑयल सीड की जो क्रॉप्स हैं, सनफ्लावर की क्रॉप है, वो अगर एक्सपोर्ट होने लगेगी तो ग्लोबल प्राइसेस कम हो जाएंगे और उससे इंडिया के प्राइसेस पे भी फर्क पड़ेगा। ऑन द होल हम कह सकते हैं कि मॉनसून उतना खराब नहीं है जितना कि किसी लोग ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलावा मैं कहूंगा किसी किसी इलाके में एक्सेसिव रेन से फसल को नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा लॉस होने की उम्मीद कम से कम मैं नहीं करता हूं। चलिए ठीक है, एज ऑफ नाउ भी हम होपफुल यहाँ पर हैं। ऑफ कोर्स आने वाले हफ्ता दर हफ्ता यहाँ पर हम नंबर्स वॉच करेंगे और जो लेटेस्ट 22 जुलाई के नंबर्स हमें दिखते हैं उसके हिसाब से जो सरकार ने जारी किए हैं, अभी भी 19% यहाँ पर पिछड़ी है धान की बुआई, तो उससे एक नंबर पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया सिराज जी, पाठक जी आपका भी और पटवा जी साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम नंबर्स पर हमारे दर्शकों के साथ उन्हें शेयर करने के लिए। दर्शक जोड़ने का समय भी है और सबसे पहले जोधपुर राजस्थान से हमारे साथ प्रदीप जी फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार प्रदीप जी, क्या है आपका सवाल? मैं बोल रहा था मैम, मेरा नेचुरल गैस सेल की हुई है 620 625 में करीबन 12 लोड सेल है मैम, तो मेरे को क्या होल्ड करना चाहिए या फिर क्या करूं बताओ? ऑलराइट, प्रथमेश से पूछ लेते हैं। प्रथमेश, क्या राय है आपकी? बेचा है उन्होंने 625 पे। आई थिंक मनीषा, मैं ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में यही कहता हूँ कि नेचुरल गैस के ट्रेड में कैरी फॉरवर्ड ना करें। 625 ऑलमोस्ट लोअर वाले भाव पे इन्होंने सेल किया है। जिस तरीके से एनर्जी कॉम्प्लेक्स बिहेव हो रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट 690 तक के लिए है, तो मेरे ख्याल से इनको शॉर्ट्स से एग्जिट कर लेना चाहिए और लॉन्ग्स पे बिल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से कंस्ट्रेंट्स और भी बढ़ेंगे नेचुरल गैस को लेकर, रशिया और यूरोपियन गैस सप्लाईज को लेकर। मेरे ख्याल से यहाँ पे वो सपोर्टिव रहेगा नेचुरल गैस के प्राइसेस के लिए। 690 नेक्स्ट टारगेट रहेगा, इनको शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। ऑलराइट, शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। 670 के लेवल्स हैं, 690 तक जा सकता है। आज भी 1.5% की तेजी के साथ कारोबार। आगे बढ़ेंगे और राजस्थान से ही अलवर से घनश्याम गोयल जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार घनश्याम जी, आपका सवाल क्या है? मैडम, ये ग्वार में क्या हो रहा है? ग्वार की बिजाई कम है हो रही है, फिर भी ये ग्वार के भाव टूटते जा रहे हैं। रेडी में हमारे पास ग्वार है, हमें क्या करना चाहिए? ऑलराइट, रेडी में यहाँ पर गुआर है और गुआर पे हमने एक डिस्कशन भी किया है। रूपा, क्या राय देंगी आप गुआर में इन्हें? देखिए, अगर फिजिकल में रखा है तो बिल्कुल अभी थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, क्योंकि अभी तो देखिए करेक्शन में जा रहा है और शॉर्ट टर्म में भी लग रहा है कि थोड़ा सा और करेक्ट हो सकता है मार्केट, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करें कि एक बार 9000 में भी 8800 तक का वायदा के अंदर ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके के अभी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसके चलते हो सकता है आगे चलकर पॉजिटिव मार्केट आता हुआ दिखाई दे, लेकिन स्टिल शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्शन है। लेकिन अगर आपका फिजिकल में है तो डेफिनेटली एक बार आप होल्ड रखिए इसको, और एक्सपेक्टेड है कि आगे चलकर मूव ऑन आ सकता है और अच्छा एक वापस से वो लेवल्स जो है हम जो देख रहे थे 10,000 के ऊपर, वो सस्टेन हो सकता है मार्केट। लेकिन हाल फिलहाल के लिए 9,000 से 8800 का स्तर हम देख रहे हैं कि एक बार वायदा के अंदर आ सकता है। ऑलराइट, तो अगर आपके पास हाजिर में है तो होल्ड करें ही, बिकॉज आगे जाके तेजी की उम्मीद भी है। एक व्हाट्सएप ले लेते हैं जो झज्जर हरियाणा से रमेश बंसल जी का आया है। हल्दी इन्होंने खरीदी है 8118 के लेवल्स पे। रूपा, इसमें क्या राय है? देखिए, अगर इन्होंने फिजिकल में रखी है तो डेफिनेटली ये होल्ड कर सकते हैं, और अगर वायदा के अंदर परचेज किया है तो अगर सितंबर वायदा है तो आप इसको होल्ड करके चलिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि आगे चलकर एक बार पिकअप आ सकता है, क्योंकि अगस्त वायदा में तो करेक्शन इंटैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है और 7600 तक का स्तर एक बार एक्सपेक्टेड है। फर्दर इसमें अपसाइड आ सकता है और इनके लेवल्स एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में आ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये लेवल्स एक्सपेक्टेड है। ऑलराइट, तो आप भी होल्ड कर सकते हैं। थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन एक रिबाउंड यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है। पर इसी के साथ शो समेटने का समय है। बहुत शुक्रिया प्रथमेश, रूपा साथ देने के लिए। कमोडिटी कॉल में आज इतना ही। नमस्कार।